अभी क्वेश्चन पूछा गया हमसे अनिश के द्वारा कि क्या सारे केस में रॉड से ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं। इसको समझना कि मान लो ये रॉड है, इसको ग्लास रॉड हटा के हम क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं, ठीक है। समझना इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को समझना। कल जो वीडियो दिखाए थे वो याद है सब लोगों को? यस सर। कल जो वीडियो दिखाए थे, हाँ ठीक है, उस वीडियो में क्या था हम बताते हैं, ठीक है। उस वीडियो में क्या था बताते हैं। देखो उस वीडियो में पहले था क्या था, ग्लास रॉड था और कपड़ा था। यहाँ पे क्या था, सिल्क, ठीक है। और दूसरे में क्या था, याद होगा, प्लास्टिक रॉड था और फिर वही सिल्क कपड़ा, फिर सिल्क था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इन दोनों को आपस में रब किया तो बोला गया कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि जब रब किए होंगे तो एटॉमिक लेवल पे देखें कि ये एटम है, ये एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से अलग अलग शेल में क्या होंगे, इसमें अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग-अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो इस एटम के पास एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी किसको मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को मिली या इस इलेक्ट्रॉन को मिली। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मान लो जो भी केमिस्ट्री अगर याद होगा कि एटम में क्या होता है, जो ये सेल्स होते हैं वो एनर्जी लेवल होता है। इस एनर्जी लेवल, जैसे मान लो यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस सेल में रहने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तुमने बाहर से इसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दिया, बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई किया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास हो गया 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये यहाँ रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, अब जंप मारेगा। अब जंप मारेगा तो ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल में है, तो जंप मारे कहाँ जाएगा, जंप मार हवा में तो जाएगा नहीं, इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो जो उसके कांटेक्ट में सरफेस है उस सरफेस पे जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली और इससे जंप कर गया सिल्क पे, तो 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस सिल्क पे जंप कर जाएगा इस तरीके से। और ये ऐसा क्यों होगा कि जो एनर्जी मिली है तो ग्लास का जो एटम है और सिल्क का एटम, दोनों को एनर्जी मिली होगी, सेम एनर्जी मिली होगी, तो उतने ही एनर्जी से ग्लास का जो एटम था उसका जो बाउंडेशन था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम रहा होगा, जिस कारण जंप मार दिया। इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दूसरे ग्लास को जब सेम हम करेंगे तो दूसरे ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दो ग्लास को जब आपस में हम लाए थे तो क्या हुआ था, उस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन आया था। लेकिन प्लास्टिक रॉड पे जब ये काम किया गया था और ग्लास और प्लास्टिक रॉड को जब साथ में लाया गया था, जब ये काम हम किए थे, प्लास्टिक रॉड और सिल्क को रब किए थे, और उसके बाद चार्ज ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड को लाए थे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ था, याद होगा, अट्रैक्शन हुआ था। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज रहा होगा और प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज रहा होगा वो नेचर में अलग रहा होगा। तो अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा तो प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज आया होगा, है ना। तो देखो किस पे पॉजिटिव आएगा या किस पे निगेटिव आएगा वो मैटर टू मैटर वैरी करेगा। जब हम किसी चीज को रब करेंगे, जब किसी चीज को हम फ्रिक्शनली रब करेंगे, तो उस फ्रिक्शनली रब के दरमियान में हीट एनर्जी दोनों मैटर को मिलेगा। अब जिस मैटर के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उस मैटर का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला आएगा। जैसे ग्लास और सिल्क के केस में ग्लास का जो एटम था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कह सकते थे वो लूजली बॉन्डेड थे विथ रेस्पेक्ट टू सिल्क एटम। तो ग्लास एटम से इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क पे चला गया। इन केस ऑफ प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक के जो है क्या बोल रहा, नील बोर ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना है तो न्यूक्लियस के पास
चले जाएंगे और एनर्जी लूज करने के बाद वह फिर से बैलेंस सेल में आ जाएंगे। ये कहाँ पर लिए भाई? देखते हो जो भी बोर्ड थ्योरी है, बोर्ड थ्योरी या जो भी है, उसमें क्या होता है कि जब किसी एटम को एनर्जी मिलती है, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो एक्साइटेड स्टेट में वो सेल न्यूक्लियस के अंदर जाता है कि न्यूक्लियस के बाहर जाता है? बाहर। बाहर जाता है ना? ये से बाहर जाता है। बाहर जाता है ना, तो ये बाहर जाएगा ना। ये जो यहाँ पे लिखा है, उज्जवल ने लिखा है कि सर नील बोर तो ने सर वो कहा बोल था। रहा है ना हाँ, कि सर जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहां पे ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहता है, तो फिर से एनर्जी लूज करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। शायद वो ये बोल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। तो ये अगर बोल रहा है तो ये काम देखो, ये काम तो उतना ही देर का है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि तुम ग्लास रॉड को या सिल्क को रब करके काफी देर तक छोड़ दो और बहुत देर तक उसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन रहता है। वो आता है 1-2 मिनट में गायब हो जाता है वहां पे। तो वही वही जो मोमेंटली होता है ना, उसी केस में वो जंप करके चला जाता है। तो यहाँ हम बोले हैं कि जो हमने यहाँ पे एटम का जो इलेक्ट्रॉन लिया है, वो कौन सा लिया है? आउटर मोस्ट सेल वाला लिया है ना, आउटर मोस्ट सेल वाला। आउटर मोस्ट सेल क्या करेगा? आउटर मोस्ट सेल जंप करके, आउटर मोस्ट सेल जो है वो जंप करके कहाँ जाएगा? वो तो एटम के रीजन से बाहर चला जाएगा ना। और एटम के रीजन से बाहर जाके या तो उसी मैटर के दूसरे एटम में चला जाएगा, या भी जो नियर बाई होगा, या जो नियर बाई दूसरा एटम होगा उसमें चला जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना कि बस 4 ही इलेक्ट्रॉन उसमें से हुए होंगे। वो तो होंगे बहुत सारे। जैसे मान लो ग्लास रॉड मैंने यहाँ लिया और ग्लास रॉड को रब किया, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन उसी ग्लास रॉड के दूसरे दूसरे एटम में चले गए होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क वाले मैटर पे चले होंगे। मतलब इससे ओवरऑल, इस ग्लास रॉड से ओवरऑल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे गया होगा, तभी जाके इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। ये हुआ होगा। फिर वापस से फिर बात देखो, फिर होता क्या है कि एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे कि थोड़ी देर के बाद, जब मान लो ये ग्लास रॉड पहला था, ये ग्लास रॉड 1 था, ये ग्लास रॉड 1, ये मान लो ग्लास रॉड 2, ग्लास रॉड 2, ये हम सिल्क 1 ले लेते हैं, और ये सिल्क 2 ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को आपस में रब किया गया, इन दोनों को आपस में रब किया गया, और रब करने के बाद इसको आपस में सटाया गया या इसको आपस में सटाया गया, तो क्या आया? रिपल्सन आया, रिपल्सन आया। लेकिन जब इसको इससे या सेम इन दोनों को आपस में सटाया गया, ओके, ग्रुप में आज और कल वाला, अच्छा कल वाला वीडियो तो हम सेंड कर चुके हैं, कल वाला वीडियो हम सेंड कर चुके हैं, आज वाला हम सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, सब लोग यहाँ पे जरूर देखना है। तो ये जो है, इनको आपस में कनेक्ट किया गया तो इनमें अट्रैक्शन हुआ। तो ऐसा तो नहीं ना है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में रिपल्सन, इनके बीच में रिपल्सन, बट इसमें और इसमें क्या? अट्रैक्शन। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये लॉन्ग टाइम तक होता है। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये ग्लास रॉड जो है अपने आप फिर से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो क्या करता है? खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? कि अगर इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो कहीं ना कहीं से अपनी उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पूरी करेगा। कहां से पूरी करेगा? तो ये पूरे के पूरे पे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किससे पूरा करेगा वो? इसके आसपास, इसके आसपास जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे, एयर के मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो कमजोर वाले मॉलिक्यूल होंगे, कमजोर वाले एटम होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन छीनना आसान होगा, जो इस ग्लास के एटम से कमजोर होंगे, जब वो इसके आसपास से गुजरेंगे, उससे ये इलेक्ट्रॉन छीन के अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर वही एयर के मॉलिक्यूल जिनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और वो सिल्क के आसपास गुजरेंगे। सिल्क में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है और कोई भी अपना न तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, न तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यही एयर मॉलिक्यूल जो सिल्क के आसपास से गुजरेंगे, सिल्क क्या करेगा कि लो भाई, तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तुम ये लेके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लो।
यही जो है थोड़ी देर के बाद वो चीजें क्या हो जाती है, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाती है। अच्छा विपुल कुछ कहना चाह रहा है, बोलो क्या बात। विपुल कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, आप बोले ना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उसमें सर चार्ज प्रोड्यूस होगा। चार्ज तो प्रोड्यूस उस पे नहीं होगा, फ्रिक्शन हाँ से हम चार्ज इस पे प्रोड्यूस कर हाँ सकते हैं। चार्ज, हाँ डिसबैलेंस होगा तो चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेकिन सर अगर कंडक्टर को, अगर हम किसी कंडक्टर को लोहे के रॉड को करेंगे तो उस केस में तो नहीं कर पाएंगे। अरे बिल्कुल होता है, थोड़ा धीरज रखो ना, थोड़ा धीरज रखो, सब आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब आ रहा है। अभी इलेक्ट्रोस्टैट खत्म नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब बता रहे हैं। अभी तो हमको बस देखो, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, वहां से थोड़ा हमको आगे बढ़ने दो, चार्ज से थोड़ा आगे बढ़ने दो। उसके बाद मटेरियल का क्लासिफिकेशन आएगा, उसमें कंडक्टर इंसुलेटर होगा, वहां पे इस चीज का विस्तार पूर्वक करेंगे। वहां देखो कंडक्टर में भी ये काम होता है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, वही चार्ज एक जगह लोकलाइज नहीं रहता है। अब सुनना ध्यान से, अब पूछ दियो तो बता देते हैं, ध्यान सुनना कि कंडक्टर जो है, अगर उस कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से या दूसरे इंसुलेटर से रब करते, लेकिन उस कंडक्टर को अगर तुमने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है तो चार्ज तुमको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जैसे ही उस पर हुआ, वो चार्ज हो गया। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, तो चार्ज जो होता है वो चार्ज बेसिकली क्या होता है, चार्ज होने का मतलब ये है, चार्ज होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा एटम होगा उस मैटर में, एक या एक से अधिक एटम होंगे, कहीं ना कहीं उस मैटर में एक या एक से अधिक एटम होगा। तो मान लो ये एटम, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर कोई चार्ज हुआ है, अगर कोई चार्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एटम है जिस एटम से या तो इलेक्ट्रॉन छीना गया है या उस पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है। चार्जिंग के प्रोसेस में यही काम होता है कि जो मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम से या तो कुछ चार्ज छीन लिए जाते हैं या उन पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। चार्ज छीन लिया गया मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, प्रोटॉन ज्यादा हो गया मतलब प्लस चार्ज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया गया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गया, मतलब निगेटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी किसी एटम के साथ ऐसी घटना या दुर्घटना होती है, वो एटम चाहता है अपने आप को न्यूट्रलाइज करना। वो जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके उसको न्यूट्रलाइज करके वापस से उसे जीरो चार्ज करना होता है किसी भी तरीके से। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में चार्ज की मूवमेंट आसानी से होती है। अब देखो तुमको दिखाते हैं, इसमें एक वीडियो देखो, ये तुमको बाद में दिखाना था तो लेकिन पहले दिखा देते हैं। सबके स्क्रीन पे है ये वीडियो? यस सर। यस सर। तो देखो ये यहाँ पे वीडियो पहले देखो, और इसमें देखो इसमें क्या बनाए गए हैं। इसमें तुमको जो सर्कुलर शेप में बनाया गया है, जैसे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू है। किसका व्यू है ये जो एटम्स है, मैटर के एटम है, मतलब कि मैटर का पोर्शन लिया गया और उस पोर्शन का ये एटम्स है। और ये किसका है? ये कंडक्टर, आगे हम पढ़ेंगे, ये है कंडक्टर का एटम्स है। अब कंडक्टर के एटम्स में क्या होता है, देखो बीच में ये जो रेड दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है, ये जो है सबका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये जो है अलग अलग शेल है, अलग अलग शेल में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जितने परमिसिबल इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं। और देख सकते हो कि यहाँ जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं। अब कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर वो मैटर होता है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है जिसमें उसमें जो उस एटम, मतलब कि जो आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है, लूजली बॉन्डेड होता है।
मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वो कमजोर होता है, जिसके कारण क्या होता है कभी जंप करके इधर, फिर इससे जंप करके इधर, इससे जंप करके इधर, इससे जंप करके इधर, ये काम चल रहा होता है। तो इस एनिमेशन में तुम देख सकते हो यही चल रहा है, इस एनिमेशन में देख सकते हो यही चल रहा है। हाँ, तो देखा जाए, इस चीज को देखा जाए तो इसमें क्या है, देखो इसमें समझो कि मान लो हम इस एटम की बात किए, तो इस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन रहे होंगे बाहर उतना इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो ये रहा होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल लेकिन यानी इसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इस एटम की बात करते हैं। इस एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहा होगा उसके सराउंडिंग में उतना इलेक्ट्रॉन रहा होगा न्यूट्रल। अब देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से आ रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये जंप करके आया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इसका एटम अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहेगा। न्यूट्रल रखने के लिए क्या कहेगा, या तो वापस इसी से, या इसके बगल में ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो उस केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में, कि अगर मान लो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई या एक्सेस हुआ, तो वो उस जगह पे लोकलाइज नहीं रहता है, वो पूरे मैटर में घूम रहा होता है। तो मान लो ये पूरा का पूरा मैटर है, इसमें घूम रहा है, इसमें घूम रहा है। और मान लो ये किसी रॉड का, मतलब मेटल रॉड का पार्ट है, उसको मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, तो मेरा हाथ भी क्या है, कंडक्टर है। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस होगा, तो वो क्या चाहेगा कि पूरे मैटर में रख के वो मेरे को सप्लाई कर दे। अब मान लो हम खड़े हैं कहाँ पे, जमीन पे खड़े हैं, हम जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन भी क्या होता है, वो क्या होता है, अर्थ। अर्थ जो होता है वो बहुत बड़ा कंडक्टर होता है। मतलब अर्थ समझ लो कि चार्ज का ओशन है, ओशन समुद्र है। इसमें अगर तुम 10 कूलम चार्ज डाल दो या कुछ चार्ज निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यह समझ सकते हो ना, तो समुद्र होता है, समुद्र में अगर तुम 2 बाल्टी पानी डाल दो या 2 बाल्टी पानी निकाल दो, उससे समुद्र के वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल उसी तरह अर्थ जो होता है, ये समझ लो समुद्र है, ओशन है, किसका, चार्ज का। क्यों, क्योंकि चार्ज एसोसिएटेड होता है मास से, चार्ज एसोसिएटेड होता है मास से, जिसमें जितना अधिक मास होगा उसमें उतना अधिक चार्ज होगा। ये क्या लिखे हो उज्जवल, 1.5 इंटू 10⁻24, ये क्या है, क्या क्या लिखे हो, 1.5 इंटू 10⁻24, ये क्या है, अर्थ का चार्ज। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ओके। तो -24 थोड़े ना है, वो +24 होगा, जो भी होगा प्लस अर्थ में जो है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सही है सही है, चलो। हाँ, तो वो जो एस्टिमेट किया गया वो एक रफ एस्टिमेट है, वो एक रफ एस्टिमेट है। तो ऐसे क्या होता है कंडक्टर में कि चार्ज एक जगह लोकलाइज नहीं रहता, घूम रहा होता है। तो जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चार्ज तो डेवलप होता है, लेकिन वो क्या होता है, अगर मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ा हुआ है तो मेरे हाथ के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाता है, और वो इंस्टेंटली उसी वक्त न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो रुकता नहीं, उसी वक्त न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन अगर हम ये करें कि उसको अपने हाथों से न पकड़ के उसको किसी इंसुलेटर से हम पकड़े, मतलब कि मान लो ये लोहे का रॉड है, उस लोहे के रॉड में हम क्या करें, यहाँ पे वुडन स्टैंड लगा दें और तब इसको हम करें, तब क्या होगा, ये तो इंसुलेटर होता है, वुड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इसके थ्रू चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो अगर इस पे कुछ चार्ज अगर डेवलप हो भी गया है, वो इसी में घूमता रहेगा, और इसी में घूमता रहेगा, उस वक्त ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो कर सकता है। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, ये आगे बताने वाले हैं हम।
हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? यस सर। हाँ तो ये धीरे अभी मन में जो भी सवाल हैं तो उसको थोड़ा दबा के रखो अभी, क्योंकि फिर क्लास क्या होता है इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो कंडक्टर से रिलेटेड सवाल है उसको हम आगे ये करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी? हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे अभी सर ये पूछना था कि इंसुलेटर में जब चार्ज डेवलप होगा तो उसको तो हम लोग हाथ से भी पकड़ेंगे तो भी उसमें चार्ज रहेगा ही। हाँ रह जाएगा। जैसे इंसुलेटर हुआ ना, मान लो ये रॉड है और यहाँ पे तुमने उसको क्या किया, सिल्क से रब किया, तो इस पोर्शन से अगर मान लो इसको मैग्नीफाई किया, इस पोर्शन पे अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा। ये इसमें इंसुलेटर जो है उस मटेरियल में मूव नहीं कर सकता है, उसके वॉल्यूम में मूव नहीं कर सकता। अब ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा? अब ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा तो समझना है इसको कि न्यूट्रलाइज ये कैसे होगा, ये वापस न्यूट्रलाइज कैसे होता है। तो होता क्या है कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सराउंडिंग में एयर वो भी तो मैटर होता है ना, मैटर होता है। इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब भी कोई एयर का मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरेगा तो क्या करेगा, हर एक से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। अब इसमें जो एयर का मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लोजली बॉन्डेड है उससे छीन लेगा। ठीक है, जो भी बताया उस तरीके से बताएगा। ये हम डील करेंगे, अभी वेट करो थोड़ा, कंडक्टर इंसुलेटर आने दो, जिसमें इस चीज का डील करेंगे। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो हम अभी इस टॉपिक के अंदर चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आता क्या है। तो ओवरऑल ये समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो उसका मेन बेस कहाँ होता है, वो आता है एटम से। एटम में कहाँ से आता है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन हो गए उस पे बोला गया नेगेटिवली चार्ज, और उसमें जो प्रोटॉन हो गए उसको बोला गया पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E माइनस, प्रोटॉन के चार्ज को E प्लस, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। ये 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, और यही जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया जो ग्लास रॉड के साथ किए थे। जैसे हम ग्लास रॉड की बात कर लें तो ग्लास रॉड और ये सिल्क है, तो इसमें अगर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें कितना चार्ज नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर यही क्या है हमारा, यही प्लास्टिक रॉड है और सिल्क के साथ रब किया गया, तो इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया 4 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया 4, तो इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में हुआ होगा कि सिल्क से 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड से ट्रांसफर हुआ होगा। तो तुमने देखा होगा कि ग्लास को और प्लास्टिक को जब आपस में लाया गया था उसके बीच में क्या हुआ था, अट्रैक्शन हुआ था, है ना। अब इस केस में इस सिल्क को और इस सिल्क को जब पास में लाओगे तो उसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रपोज किया, पता किया कि सिमिलर तरह के अगर चार्ज होंगे, सिमिलर काइंड और नेचर ऑफ चार्ज जो होगा उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा एंड dissimilar kind और नेचर ऑफ चार्ज होगा तो उसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कहने का मतलब, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। सिंगल नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो
इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और ये चीज कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। क्योंकि देखो फिजिक्स में बहुत सारे लॉ पहले एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किए जाते हैं और उस लॉ पे फिर आगे क्या होता है, चर्चा चलता है, जिसको फिर मैथमेटिकली सपोर्ट से उसको आगे प्रूफ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से चार्ज क्या है, कहाँ से आता है, क्या उसकी कहानी है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब चार्ज जब आ गया समझ में, अब इसमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई है। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, चार्ज है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम चार्ज है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो आने के बाद तो सबसे पहला काम होता है उसका यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेना, क्योंकि उसी के बाद ना, क्योंकि अब जो भी चीज मेजर होगा वो चार्ज के टर्म में मेजर होगा, तो चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए, तो वो पहले चर्चा कर लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला बात, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर यूनिट डायमेंशन याद होगा, यूनिट डायमेंशन में 7 जो है बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कहे गए थे, तो चार्ज उसमें से नहीं है, ठीक है ना। चार्ज जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है, मतलब चार्ज जो है इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और ये किससे ड्राइव होता है, तो ये ड्राइव होता है करंट से, ये ड्राइव होता है इलेक्ट्रिक करंट से। कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है, आई उसको हम लोग लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और यहाँ से चार्ज जो हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट आई इंटू टी हो जाता है। तो चार्ज का अगर डायमेंशन पूछेगा तो उसमें हो जाएगा आई का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन। आई का डायमेंशन हम लोग ए लिखते हैं और टाइम का डायमेंशन टी लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज मतलब Q, ये जो हो जाएगा इसको हम लोग AT लिख देंगे, एट। ठीक है, किसी किसी किताब में इसको IT भी लिखा जा सकता है ना। किसी किसी किताब में I का जो डायमेंशन होता है ये कैपिटल I भी लिख सकते हैं, किसी किसी किताब में इसको IT है ना, इट या एट कुछ कर सकते हो, इट हो सकता है या एट हो सकता है। तो ये तो चार्ज का डायमेंशन हो गया। अब चार्ज की यूनिट, तो यूनिट पे ध्यान रखना, चार्ज के बहुत सारे यूनिट हैं और सब यूनिट याद रखना होगा, क्योंकि इस यूनिट पे यूनिट वाले लोग इस यूनिट पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चार्ज का हम अलग अलग यूनिट है वो बताते हैं। तो सबसे पहले देख लो इसका यूनिट, यूनिट में सबसे पहले है SI यूनिट। तो SI यूनिट जो होता है इसका कूलम होता है, कूलम, और इसको C से डिनोट करते हैं। फिर इसका एक होता है CGS यूनिट, CGS यूनिट, इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको ESU से सिंबॉलिकली बताया जा सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ESU हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। तो या CGS यूनिट बोलेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलेंगे। और इसमें जो इसका हो जाता है, इसका नाम होता है स्टैट कूलम, और इसको हम SC लिखेंगे। और एक और इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम EMU से कहेंगे। और इसमें जो हो जाता है, इसमें इसका नाम होता है AB कूलम, होता है। तीनों में रिलेशनशिप होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, और ये 1/10 AB कूलम। ये इन तीनों में आपस में कन्वर्जन रिलेशनशिप होता है, ये याद करना पड़ेगा। उसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है
जो किससे चार्ज जो आया है वो आया था करंट इनटू टाइम से आया था। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर एंड टाइम का यूनिट यहाँ पर मिल लेते हैं आवर। तो चार्ज की एक और यूनिट जो हो जाएगी वो होती है एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। एंड 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम आता है, 3600 कूलम आता है 1 एम्पियर आवर। तो एक यूनिट ये हो गया। उसके बाद चार्ज का एक और यूनिट होता है फैराड, फैराड जिसको F से डिनोट करते हैं। एंड 1 फैराड जो होता है वो करीब 96500 कूलम होता है, 96500 कूलम। ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, इस चीज को केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 1 फैराड जो है इसका क्या चार्ज होता है? 1 फैराड चार्ज जो होगा वो 1 मोल। तो 1 फैराड चार्ज जो होगा, 1 फैराड चार्ज जो होता है ये होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वे जो चार्ज होगा वही 1 फैराड हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है चार्ज का, सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है वो है फैराड, है ना? और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है स्टैटिक। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है नेट में कि which of the following is the largest unit of charge and which of the following is the smallest unit charge, ये आया हुआ है। तो ये जो है डिफरेंट चार्ज के यूनिट्स हैं। इसमें समझना नहीं है, ये पूरा रट्टा मारने वाला है, रट्टा मारना है। ठीक है ये? यस सर। ओके Yes. तो हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं ना? ओके तो अब ये भी सेशन खत्म होने वाला है, तो अब ये क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नोट्स तो भी बना नहीं है मेरे पास, इसका नोट्स बना नहीं है। ठीक है तो भैया बनाना पड़ेगा आपको नोट्स, कोई बात नहीं बना देंगे, आज शाम तक बना के हम भेज देते हैं। तो थोड़ा तुम लोग भी लिख लिया करो, थोड़ा तुम भी लिख लिया करो अपने हिसाब से, हम नोट तो बना ही देंगे। सर क्लास में लिख लिया करेंगे ना, थोड़ा देर टाइम लग गया। ठीक है चलो हम दे देंगे नोट्स, भेज देंगे, मेहनत पड़ेगा आपको, भेज देंगे, चलो लिख लेंगे। तो अब तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग भी है ना? रिकॉर्डिंग भी है, क्लास में तो मिलता ही है, रिकॉर्डिंग है। चलो कोई नहीं, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, भेज देंगे लिख के भेज देंगे अपने हिसाब से। चलो भेज देंगे। ओके भाई, आपका टाइम है, बनेगा तो भेज देंगे मोहित, अभी बना नहीं है, बनाएंगे तो भेज देंगे। अच्छा क्लास की टाइमिंग के बारे में, क्लास के सर 6 बजे क्लास कर सकते हो क्या तुम लोग? सुबह में सर? यस ठीक है सर। हाँ यस सर कर लेंगे। यस सर। 6 बजे तो नहीं हो पाएगा, अभी 7 बजे करते हैं, क्योंकि हमको सुबह खुद और दूसरा काम सब होता है। तो कोई बात नहीं, मानसी बोल रही नहीं कर सकते हैं, आशुतोष बोल रहा नहीं कर सकते हैं। मानसी तुम उठ नहीं सकती हो। ये टाइमिंग ठीक है। चार्ज टूट रहा है, वो भी कोचिंग। अच्छा एक मिनट, ठीक है अभी एक नहीं, प्रेरणा ही बोल रही है नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग तैयार नहीं है। वैसे कर दीजिए ना आप, कल तो सर कर दीजिए, हो जाएगा सर। अच्छा अभी 1-2 दिन 7:30 चलने दो, फिर कर देंगे 7:30। यस सर। ओके 6:30 से सर सही रहेगा। ठीक है कर देते हैं। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। अब टाइम खत्म होने वाला है, सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है सर, तो चेंज भी करिएगा तो 6:30 कर दीजिएगा, वरना 7 बजे करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है देखते हैं।
नहीं सर 4 कीजिए।